नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बायो गुरु पर। आज का हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ आई, यानी कि हमें दिखाई कैसे देता है, इसकी क्रियाविधि देखेंगे आज हम। तो जो कि हमारे चैप्टर 27 का हमने चैप्टर 27 स्टार्ट कर दिया है। ये चैप्टर 27 का पार्ट नंबर 3 है। इसमें हम मैकेनिज्म ऑफ विजन यानी नेत्र की क्रियाविधि पढ़ने से पहले तो छोटे छोटे टॉपिक जो हमारे रह गए थे, येलो स्पॉट एंड ब्लाइंड स्पॉट, इनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है येलो स्पॉट, जिसे हिंदी में कहा जाता है पीत बिंदु। और दूसरा टॉपिक है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट यानी कि अंध बिंदु। ये कहाँ स्थित होते हैं, क्या कार्य करते हैं, सब हम देखेंगे। तो पहले हम ब्लाइंड स्पॉट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, हम आई का डायग्राम काफ़ी बार बना चुके हैं। उसमें ये हमारा कॉर्निया है और ये स्क्लेरा। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है और इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। ये सीधे ही एटमॉस्फेयर से क्या करता है, ऑक्सीजन ले लेता है। नेक्स्ट लेयर आती है हमारी कोरोइड की, कोरोइड कोट। ये कोरोइड कोट आगे सिलेरी बॉडी में बदला हुआ है और इसके नीचे हमारे वो लिगामेंट्स हैं और इन लिगामेंट्स से हमारा लेंस जुड़ा हुआ है। ये हमें साइड व्यू दिखाई दे रहा है लेंस का। और इसके आगे है हमारी आइरिस। इसके बाद एक लेयर और आती है, इस तरीके से। ये लेयर होती है रेटिना। अब देखिए, रेटिना में मैंने आपको 3 लेयर्स बताई थी, गैंग्लियोइड सेल्स, बाइपोलर न्यूरॉन्स एंड लास्ट थी हमारी फोटो रिसेप्टर सेल से जो लेयर बनी हुई है वो, जिसमें हमारी कोन्स और रोड्स थे। तो एक बार उसे देखते हैं, उसी से हमें ये समझना है। तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ, या मैं इसी में एक डायग्राम बना देती हूँ। हम मान लीजिए इसका ये पार्ट लेने जा रहे हैं। रेटिना का इतना सा पार्ट हम देखते हैं तो हमें कैसा दिखाई देगा। मान लीजिए ये रेटिना है। अब इस रेटिना में फर्स्ट लेयर आती है हमारी इस तरीके से। इसमें काफी न्यूरॉन्स होंगे जो सभी एक जगह इकट्ठे होंगे और ये न्यूरॉन्स यहाँ से जाएंगे इस तरीके से, बैक वापस निकलेंगे। तो यहाँ जो सारे न्यूरॉन्स होंगे वो यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं, उनके एक्सॉन्स बाहर जा रहे हैं। ऑप्टिक नर्व जिसे हमने कहा था, और ये ऑप्टिक नर्व जाती है हमारे ब्रेन में। ब्रेन के सारी पहले हमारी स्पाइनल कॉर्ड के बाद वहाँ था हमारा मेड्यूला ऑब्लंगेटा, उसके ऊपर था हमारा पोन्स, उसके ऊपर मिड ब्रेन के ऊपर था हमारा थर्ड वेंट्रिकल, जिसमें डाइएन्सेफेलॉन था। डाइएन्सेफेलॉन में थैलेमस थी, वहां जाती है ये। अब थैलेमस डिसाइड करता है कि इसे सेरिब्रम के किस पार्ट में पहुंचाना है। वो सेरिब्रम के ऑक्सीपिटल एरिया में पहुंचा देता है। और ऑक्सीपिटल एरिया में विजुअल सेंसरी एरिया होता है, जहां देखा जाता है कि क्या चीज है। और फिर वहां साइड में एक प्रोसेस एरिया रहता है, एसोसिएशन एरिया, जो रिजल्ट निकालता है कि क्या चीज है, ये हानिकारक है या नहीं। और वो फिर मोटर कमांड भेजता है। जैसे लोइन हुआ तो मोटर कमांड क्या आई हमारे लेग्स के अंदर कि भागना है। तो इसके बाद हमारे बाइपोलर न्यूरॉन्स थे। बाइपोलर न्यूरॉन्स के आगे हमारे शंकु या फिर सलाका थे। तो देखिए, मैंने आपको बताया था, आपको याद हो
कि हमने रेटिना के बारे में देखा था, रेटिना की लेयर के बारे में, सलाका और शंकु के बारे में। तो जो रेज आई थी वो इस तरीके से आई। तो सबसे पहले गैंग्लियोनिक सेल से टकराई, फिर बाइपोलर न्यूरॉन से, फिर फोटोरिसेप्टर लेयर से। तो इनमें से कोई एक्टिव नहीं हुआ, किसी ने कोई सिग्नल दिया। सबसे पहले एक्टिव होगा हमारा फोटोरिसेप्टर लेयर। अब ये फोटोरिसेप्टर लेयर उल्टी चलने लग जाती है, मतलब यहाँ से सिग्नल यहाँ आते हैं, फिर यहाँ। किस तरीके से सिग्नल आते हैं तो देखिए, सबसे पहले लाइट आई थी इस क्रम में। सबसे पहले हमारे न्यूरॉन्स, फिर बाइपोलर न्यूरॉन्स, और सबसे लास्ट में था हमारा कोन्स या रोड्स, कुछ भी हो सकता है। तो लाइट का क्रम तो ये है कि सबसे पहले इस तरीके से अंदर एंटर हुई, लेकिन इनमें से एक्टिव सबसे पहले होता है हमारा रोड या कोन, मतलब फोटोरिसेप्टर लेयर की जो सेल्स हैं वो सबसे पहले एक्टिव होंगी। तो एक्टिव इस तरीके से होंगी, पहले ये एक्टिव होगी फिर ये। तो अब देखिए, जो हमारा कोन है इसमें हमने बताया था, या फिर हम रोड मान सकते हैं, रोड में रोडोप्सिन, और कोन में 3 प्रकार के पिगमेंट थे। इसमें से कोई भी पिगमेंट हो सकता है, ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ से इस बाइपोलर न्यूरॉन के अंदर एक्शन पोटेंशियल सिग्नल एक्टिव हो जाते हैं, और ये यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर देता है। न्यूरॉन है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो चुका है। अब यहाँ से ये हमारा जो न्यूरॉन्स है नॉर्मल, इनके पास एक्टिवनेस आती है, और ये जाते हैं इस ऑप्टिक नर्व के माध्यम से ब्रेन के पास। तो जहाँ से देखिए, जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया था, ये हमारा येलो कलर का रेटिना था। अब यहाँ से काफ़ी सारे ऑप्टिक नर्व्स जाती हैं। ओके, तो जिस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, जिस पॉइंट से सारी एक्टिव नर्व्स इस तरीके से बाहर जा रही है, इसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, यानी अंध बिंदु। अगर यहाँ पर हमारी जो सामने से कोई प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर, तो हमें वो दिखाई नहीं देगा। यहाँ ब्लाइंड स्पॉट में जो हमने ब्लाइंड स्पॉट बनाया है, इसमें कोई भी कोन्स, नो कोन्स एंड नो रोड्स, ना तो कोई शंकु होंगे और ना सलाका। अगर प्रतिबिंब यहाँ बनता है ब्लाइंड स्पॉट पर, तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। इसके जस्ट ऊपर होता है हमारा येलो स्पॉट। तो देखिए, एक दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा समझने के लिए। कॉर्निया स्क्लेरा बन चुके हैं। ये हमारी कोरोइड लेयर बन चुकी है। कोरोइड जो आगे से फूली हुई दिखाई दे रही है आपको, ये है हमारी सिलरी बॉडी। यहाँ से लिगामेंट से हमारा लेंस जुड़ा रहता है, इसे भी हम अभी जोड़ देते हैं। इसके बाहर वाली लेयर थी हमारी रेटिना। तो रेटिना में जस्ट लेंस के आगे यहाँ पर एक बिंदु होता है, अंदर की तरफ थोड़ा वक्र दिखाई दे रहा होगा आपको। मैं ब्लैक कलर से दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये इस तरीके से होती है हमारी रेटिना। इसके सामने जो स्पॉट है, इसे हम कहेंगे येलो स्पॉट। देखिए, हम यहाँ पे येलो स्पॉट को देखते हैं, कैसा होता है येलो स्पॉट। और इसमें क्या, इसमें भी कोन्स या रोड्स नहीं होते हैं। यहाँ अगर इमेज बने, जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ पर बने, तो कैसा दिखाई देगा। तो देखिए, जो हमारी येलो स्पॉट है वो कुछ इस तरीके से है। हमने ये इस तरीके से फिट किया हुआ है। अब हम इसे सीधा करके देख रहे हैं।
समझ सकते हैं आप। तो इसमें बीच में काफी सारे इस तरीके से यहाँ पर मशरूम टाइप में हम मान सकते हैं। इन्हें हम मशरूम मान लीजिए, इस येलो स्पॉट को हम मशरूम कहें तो इसको हम पोट कहें तो इसके अंदर मशरूम उग रहे। ये ओनली कोन्स हैं, यानी शंकु हैं। येलो स्पॉट के अंदर ओनली कोन्स होंगे, कोई रोड्स नहीं होंगे। ओनली कोन्स, नो रोड्स, यानी शंकु होंगे, केवल सलाका नहीं होंगे। अब ये जो गड्ढा है इसे कहा जाता है फोवस। इसका क्या नाम है? फोवस। फोवस। और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसे मैक्यूली लिटर, मैक्यूली लुटिया कहते हैं। यानी कि लुटिया, लोटे से हम याद रख सकते हैं, तांबे का हमारा लोटा जो होता है जिसे हम पानी डालते हैं सूर्य देव में, तो इस लोटे के अंदर काफी सारे मशरूम्स उग रहे हैं और वो मशरूम जो है वो कॉन्स है, नॉट अ रोड। तो जो येलो स्पॉट, अगर यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा तो हमें काफी स्पष्ट दिखाई देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ओनली कॉन्स है और कॉन्स जो है ये हमें कलर के बारे में बताएंगे। कलर के बारे में बताएंगे तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारे लिए काफी बेस्ट होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे अच्छे से दिखाई देने वाला है। तो ये हमने देखा येलो स्पॉट एंड ब्लाइंड स्पॉट के बारे में। अब जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक आता है मैकेनिज्म ऑफ विजन। मैकेनिज्म ऑफ विजन यानी कि नेत्र की क्रियाविधि। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमारा लेंस जो होता है वो बाई कॉन्वेक्स होता है, जिसे हिंदी में हमने नाम दिया था द्विउन्नोत्तर। हमने कई डायग्राम्स बनाए, उसमें हमें इस तरीके का लेंस दिखाई दे रहा है। ये एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ये हमें साइड व्यू दिखाई दे रहा है। यानी कि जैसे हम कोई भी छोटी चीज है, मान लीजिए हम इसे कॉइन से समझ लेते हैं, तो देखिए ये कॉइन है, ये हमें साइड से दिखाई दे रहा है, आगे से नहीं, साइड से। साइड से हमें ये थोड़ा फ्लैट दिखाई दे रहा है। ऐसे ही हमें साइड से व्यू दिखाई देता है हमारी आई लेंस का। अगर हमें सामने से देखेंगे इसे तो ये गोल दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से होता है हमारा लेंस, गोल, मतलब एकदम। ये तो साइड व्यू है जो मैंने आपको ये हर एक डायग्राम में बना के दिखाया, ये साइड व्यू है। अगर हम इसका फ्रंट व्यू देखें, जैसे हमने इस कॉइन से समझ लिया है, ये जो कॉइन है अगर हम इसे साइड से देखेंगे तो आप देख सकते हो ये भी एकदम वैसा ही लग रहा है, इस साइड, इस कॉन्वेक्स लेंस जैसा। अगर हम इसे फ्रंट से देखेंगे, सामने से देखेंगे, तो हमें ये कैसा दिखाई दे रहा है? एकदम गोल। मतलब ये हमारा जो लेंस है ये एकदम फूली हुई चपाती जैसा है, फूली हुई रोटी जैसा है जो गोल है, और जो ये फूली हुई रहती है तो देखिए ऐसे होगी। जब इसमें से हवा निकल जाएगी तो एकदम फ्लैट हो जाएगी। जैसा कि आपको बताया गया था, हमारे लेंस किस तरीके से रहते हैं? ऊपर सिलेरी बॉडी है, नीचे सिलेरी बॉडी है, यहां से कुछ लिगामेंट्स निकल रहे हैं, धागे निकल रहे हैं, और इससे जुड़ी हुई है हमारा लेंस। अब ये लेंस जो है ये अपना साइज बदलता रहता है। देखिए, सपोज कीजिए आपने जो फोन हाथ में लिया हुआ है उसे आप दूर रखिए तो आपको साफ दिखाई दे रहा है, हमारी आंख पर इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हम जैसे जैसे इस फोन को नजदीक लाएंगे ना तो हमारी लेंस में कुछ चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस आएंगे? अगर कोई वस्तु या कोई चीज काफी दूर रखी हुई है, जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, इफ ऑब्जेक्ट इज फार अवे,
यानी जो हमारी वस्तु है वो काफ़ी दूर रखी हुई है, तो हमारी लेंस कैसा होगा। देखिए, जब हमारी सामने, मान लीजिए आप जहाँ बैठे हो वहाँ सामने कोई पिक्चर लगी हुई है आपके, तो उस पिक्चर को देखिए। जैसे मान लीजिए आप एक दीवार के साइड में बैठे, तो उसके सामने वाली दीवार पर जो पिक्चर लगी हुई है उसे देखिए। तो आपकी जो सिलियरी बॉडी है, ये जिसे हमने सिलियरी बॉडी कहा है, इस पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये रिलैक्स हो जाएगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट काफी दूर है तो हमारी जो सिलियरी बॉडी है, सिलियरी काय है, ये रिलैक्स रहती है। तो रिलैक्स में है तो ये इस तरीके से हो जाएगी। जैसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं, ये हमारी है सिलियरी बॉडी। जब ये रिलैक्स होगी तो ऐसे हो जाएगी, अपने स्कोरोइड की तरफ मुड़ने लग जाएगी, रिलैक्स होगी तब। तो इसके बीच में काफ़ी गैप हो गए हैं, तो इससे कुछ लिगामेंट्स निकल रहे हैं। देखिए, एक बार इसका डायग्राम बना के समझते हैं। रिलैक्स हो गई, काफ़ी छोटी हो गई है, काफ़ी दूर दूर चली गई है। इससे जो लिगामेंट्स जुड़े हुए हैं वो भी इसके साथ साथ बढ़ेंगे। भाई जितना दूर ये जाएगी, देखिए जितना दूर ये जाएगी, इससे कुछ लिगामेंट्स जुड़े हुए हैं, काफ़ी छोटे लिगामेंट्स हैं। जैसे हम कैप मान सकते हैं, कैप मैं ले लूँ अगर इन स्केच पेन्स का, एक मिनट रुकिए। मान लीजिए 2 लिगामेंट यहाँ जुड़े हुए हैं, 2 लिगामेंट्स यहाँ जुड़े हुए हैं, काफ़ी बड़े हो गए ना लिगामेंट्स, कोई बात नहीं, समझ लेंगे इसी से। और मैं लेंस को वो कॉइन मानूं, जो हमारा लेंस है वो कॉइन है। तब देखिए, मान लीजिए ये हमारी है कोरोइड बॉडी, ये हमारे लिगामेंट्स हैं, और ये बीच में जो है ये हमारा लेंस है। ओके, तो अब देखिए जैसे जैसे ये रिलैक्स होंगी, तो रिलैक्स होंगी तो अपने कोरोइड की तरफ जाएंगी, साथ में लिगामेंट्स भी जाएंगे। तो लेंस है ये थोड़ा पतला हो जाएगा इस तरीके से। पहले की तुलना में ये पहले ऐसा था गोल साइज का, आप समझ रहे होगे। देखिए ये दूर गए, साथ में लिगामेंट्स हैं ये भी दूर गए, और जो हमारा लेंस है ये थोड़ा बड़ा हो गया। पहले ऐसा था, फिर ये ऐसा हो चुका है थोड़ा बड़ा। तो जब सिलियरी बॉडी रिलैक्स होती है तो लिगामेंट्स भी खींचते हैं, और साथ में हमारा जो लेंस है ये काफ़ी फ्लैट हो जाता है। आप देख सकते हो दोनों, इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हो। ये देखिए, जब ये पहले वाली नॉर्मल कंडीशन में थी, नॉर्मल स्टेट में, तो लिगामेंट ज़्यादा नहीं खींच रहे थे, नॉर्मल थी। लेकिन जब हम दूर की चीज़ों को देखते हैं तो हमारी सिलियरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। अब ये सिलियरी बॉडी खींचेगी तो लिगामेंट्स खींचेंगे, और लिगामेंट्स के साथ हमारा लेंस भी खींचेगा। इस कारण ये काफ़ी पतला दिखाई देता है हमें। दूर के लिए सिलियरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, और लेंस है ये चपटा हो जाता है। जैसे हम नॉर्मल आई में देखें, जो हमें दिखाई देती है, हमारी बोट की तरह जो आई दिखाई देती है, उसमें बीच में हमारी आई बॉल है। तो ये इसकी जो ब्लैक ब्लैक आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है, ये हमारी सिलियरी बॉडी है। कौन सी बॉडी है? सिलियरी बॉडी। मैंने आपको बताया था इसमें जब ये काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होगी तो साथ में ये जो लिगामेंट्स होंगे ये भी काफ़ी ज़्यादा इसके साथ खींचेंगे, और जो हमारा लेंस है वो फ्लैट हो जाएगा। यानी जब हम दूर की चीज़ों को देखते हैं तो हमारा लेंस बड़ा और फ्लैट हो जाएगा, लेंस स्ट्रेच्ड हो जाएगा, जैसे लिगामेंट्स स्ट्रेच्ड हुए हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या स्ट्रेच्ड हुआ, क्या क्या रिलैक्स हुआ।
हमारे लिगामेंट्स स्ट्रेच्ड हो गए। और लेंस है, ये देखिए आप इसमें देख सकते हो काफ़ी बड़ा हो गया, बिग, फ्लैट एंड स्ट्रेच्ड। और इसका जो कर्वेचर आपको दिखाई दे रहा है ये काफ़ी पतला दिखाई दे रहा है आपको साइड व्यू में। सामने से ये गोल है, सामने से ये गोल है, जैसे चपाती आपको दिखाई नहीं देती है फूली फूली, अगर हम उसे साइड से देखते हैं, अगर उसकी थोड़ी सी हवा निकालती जाए या इसे कम फुलाया जाए तो हमें थोड़ी फ्लैट दिखाई देती है। तो सेम वैसे ही हमें दूर के ऑब्जेक्ट्स के लिए हमारा जो लेंस है ये काफ़ी बड़ा हो जाता है और फ्लैट हो जाता है, और इसमें कम कर्वेचर होता है, लेस कर्वेचर। अब इसी से हम समझते हैं अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर, काफ़ी नज़दीक हो, एक ऑब्जेक्ट हम दूर इन्फिनाइट तक देख सकते हैं, यानी अनंत तक दूर देख सकते हैं। आप कहोगे कि मैम हमें तो 10-20 किलोमीटर से ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। अरे भाई ऊपर देखो, आसमान में चांद तारे तक दिखाई दे जाते हैं जो काफ़ी दूरी पर हैं, तो हमें अनंत तक दिखाई देता है। और हमें नज़दीक कितना दिखाई देगा? इफ ऑब्जेक्ट इज नियर अवे, हमें 25 सेंटीमीटर तक साफ दिखाई देता है। हम जैसे मान लीजिए 25 सेंटीमीटर पर आपने फ़ोन रखा हुआ है, आप देख रहे हो, आप जैसे जैसे इस फ़ोन को पास लाते जाओगे वैसे वैसे आपका जो लेंस है इसमें काफ़ी चेंजेस आने स्टार्ट हो जाता है। जब हम हमारी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से आगे ले जाते आएंगे, जैसे जैसे 25 सेंटीमीटर से हमने 20 सेंटीमीटर किया, हमें दिखाई तो साफ देगा लेकिन हमारे लेंस पर काफ़ी प्रेशर पड़ेगा। अगर आप काफ़ी नज़दीक से फ़ोन देख रहे हो तो आपकी जो लेंस इस पर काफ़ी प्रेशर पड़ेगा और आपकी आंख में थोड़ा दर्द, पेन होने स्टार्ट हो जाएगा। तो इस कारण से अगर आप 25 सेंटीमीटर दूर तक मतलब आप फ़ोन अपना 25 सेंटीमीटर दूर रखकर देख रहे हो तो ये आपके लिए, आंखों के लिए काफ़ी बेटर रहेगा। अगर आप आंखों के जितने नज़दीक लाते जाओगे उतनी ही आपकी आंखों लेंस पर प्रेशर पड़ेगा। तो देखिए, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाते जाएंगे तो हमारी जो सिलियरी बॉडी है, सिलियरी काय है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी। सिलियरी बॉडी में जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, यहाँ भी इसमें जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगी। तो सिलियरी बॉडी में जो सिलियरी मसल्स हैं, हम ऐसे कह सकते हैं सिलियरी मसल्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, यानी कि ये इतनी काफ़ी दूर दूर थी, ये नज़दीक आ जाएगी कॉन्ट्रैक्ट होने से। कॉन्ट्रैक्ट होने से जब ये नज़दीक आएंगी तो इनके साथ जो लिगामेंट्स जुड़े हुए हैं वो काफ़ी ढीले हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है और इस पर कुछ लिगामेंट्स हैं, ये लिगामेंट्स काफ़ी ढीले हो जाएंगे क्योंकि जब दोनों जो मसल सिलियरी बॉडी की मसल्स हैं वो काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो काफ़ी नज़दीक आएंगे। तो ऐसे जो लिगामेंट्स जुड़े हुए, देखिए लिगामेंट्स एक सीधे साधे धागे की तरह, ये ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही है वैसे रहेंगे, लेंस पिचक जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। जो लिगामेंट्स हैं ये काफ़ी ढीले हो गए, तो ढीले होने से हमारी जो बीच में लेंस रखा हुआ है उसका साइज मोटा हो जाएगा इस तरीके से। क्योंकि ये दोनों जो सिलियरी मसल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट हुई, इससे जो लिगामेंट्स जुड़े हुए वो भी रिलैक्स आएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट हुई लेकिन लिगामेंट्स जो हैं ये काफ़ी लूज हो जाएंगे, काफ़ी ढीले ढीले हो जाएंगे। तो जो हमारा लेंस है वो इस तरीके से छोटा और गोल हो जाता है, जिससे हमारी आंख पर काफ़ी प्रेशर पड़ता है। इस कारण हमें 25 सेंटीमीटर से ही नज़दीक, अगर हम काम कर रहे हो, मान लीजिए आप इतनी नज़दीक से ही लिखोगे, काफ़ी नज़दीक से, तो आपकी आंखों पर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट पड़ेगा। आप 25 सेंटीमीटर दूर से लिखिए, फ़ोन भी 25 सेंटीमीटर दूर से ही देखिए।
मतलब कि लेंस काफी उभयोतल हो जाता है और इसकी फोकस दूरी भी कम हो जाती है। अब मानव के द्वारा हम जो दृष्टि देखते हैं, देखिए हम एक आंख से किसी वस्तु को देख रहे हैं, मान लीजिए सामने हमारे कोई ट्री है, इन्फिनाइट मान के चलते हैं, तो एक आंख से देखेंगे तो भी हमें वैसा ही दिखाई देता है और दोनों आंख से देखते हैं तो भी वो हमें एक ही दिखाई देता है। आप अपनी एक आंख पर हाथ रखिए, एक आंख से देखिए, आपको अभी भी वही दिखाई दे रहा है। आप अपनी दूसरी आंख पर से हाथ हटाएंगे तो भी आपको वो एक ही चीज दिखाई दे रही है। हमें ये दो चीजें क्यों नहीं दिखाई देती? दो आंखें हैं तो हमें सामने की चीज दो दिखाई देनी चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा इसलिए नहीं होता है कि जो दोनों नेत्र मिल करके, इसके साइड में जो दूसरा आई है, वो दोनों मिल करके एक ही प्रतिबिंब बनाएंगे और दोनों का प्रतिबिंब जो दोनों आंखों के द्वारा हमें वस्तु से जो प्रतिबिंब मिला वो मिल जाते हैं, इस कारण हमें एक ही नजर आती है। तो हमारी जो दृष्टि है जिसे हम कहते हैं बाइनोक्यूलर विजन, क्या कहा जाता है? बाइनोक्यूलर विजन, जिसका हिंदी में नाम है द्विनेत्री दृष्टि। और जैसे कि एक नेत्री दृष्टि जो होता है वो मेंढक खरगोश के अंदर दिखाई देता है और घोड़ों में भी पाया जाता है, लेकिन जो बाइनोक्यूलर विजन है ये प्राइमेट्स बंदरों में पाया जाता है और जो मोनोक्यूलर विजन है ये मेंढक में, खरगोश में, घोड़े में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है जनरल डिजीज ऑफ आई, यानी नेत्र के सामान्य रोग, जिसमें फर्स्ट आता है दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया में दूर का तो हमें साफ दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन पास का या नजदीक का, जिसे हम कह सकते हैं नजदीक का, अस्पष्ट दिखाई देगा। तो हम यहाँ एक आई बना लेते हैं जिससे हम देखेंगे कि कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो जैसे कि ये हमारी आई है और इसमें हम लेंस बना चुके हैं, तो नजदीक का स्पष्ट दिखाई देगा। तो हम नजदीक में कोई क्या बना रहे हैं? वस्तु बना रहे हैं। अब यहाँ से इसके जो रेज जाएंगी इस तरीके से जाएंगी और ये इस तरीके से काफी दूर इसका फोकस बिंदु बनेगा। क्या हुआ? यहाँ से सनलाइट इस पर पड़ेगी, इससे जो लाइट आएगी वो हमारी आंखों से जाएगी और इसका फोकस बिंदु रेटिना से काफी दूर बनना चाहिए था रेटिना पर, ताकि जिससे हमें स्पष्ट दिखाई दे सके, लेकिन ये रेटिना से काफी दूर बन गया। तो हम ये कैसे याद रखेंगे कि रेटिना से दूर प्रतिबिंब बना है नजदीक? तो इसे याद रखना, दूर दृष्टि दोष, यानी प्रतिबिंब रेटिना से दूर, प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनेगा। अब हम ऐसा क्या करें कि ये जो रेज आई हैं ये थोड़ी और पास आ जाए, और पास आने से यहाँ ये फोकस बिंदु जहाँ प्रतिबिंब बना है ये यहाँ बन सके रेटिना पर। तो हम यहाँ ऐसा कोई लेंस लगाएंगे जो रेज को काफी पास ले आए। तो मैं एक और दूसरा डायग्राम बनाती हूँ आई का, जिसमें हम ऐसा लेंस लगाने वाले हैं जिससे ये जो रेज आ रही हैं ये काफी पास आ सके। तो ये आई है और यहाँ हमारी कोई वस्तु रखी हुई है, तो हम यहाँ लेंस लगाएंगे कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि उत्तल लेंस लगाने वाले हैं। ये हमने उत्तल लेंस लिया है। देखिए उत्तल लेंस ऐसा होता है, हमने इसका ये वाला पार्ट लिया है, उत्तल लेंस का ये वाला पार्ट लिया है, ये यहाँ लगा दिया। अब यहाँ से जो रेज आएंगी उसे ये थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ देगा। देखिए ये यहाँ से आई, अब इसे थोड़ा सा कर्व कर देगा और ये इस तरीके से आ जाएगी,
सेम सिचुएशन यही है, ये थोड़ा सा कर्व कर देगा अंदर की तरफ, ये यहाँ आएगी तो इस तरीके से और कर्व हो जाएगी। तो यहाँ रेटिना पर वस्तु बन चुकी है। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस की सहायता से हमें नज़दीक की वस्तु काफ़ी अच्छे से दिखाई दे सकती है। अब देखिए, हमें पता चल गया कि दूरदृष्टि दोष में हमें कहाँ का दिखाई देता है, कहाँ का नहीं, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसका उपाय पता चल गया। लेकिन ये किस कारण होता है? अगर हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा रेटिना यहाँ हो सकता था, लेकिन हमारा नेत्र जो है, आई बॉल है, वो हमारी छोटी होने के कारण रेटिना काफ़ी अंदर आ चुका है। दो कारण हो सकते हैं इसके। एक तो हमारे जो आई बॉल है इसका साइज छोटा होना, जो आई बॉल है जिसे हम नेत्र गोलक कहते हैं, इसका छोटा होना। और दूसरा है हमारा जो लेंस है, ये काफ़ी चपटा है, आप देख सकते हैं काफ़ी चपटा है, फ्लैट है, फ्लैट लेंस के कारण। तो दो कारण हो चुके हैं हाइपोमेट्रोपिया के। नेक्स्ट आता है हमारा मायोपिया, यानी कि निकट दृष्टि दोष। मायोपिया, अब मायोपिया में देखेंगे कि वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसमें भी जस्ट विपरीत होगा। नज़दीक की चीज़ें, निकट की चीज़ें हमें स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन जो दूर की चीज़ें हैं वो अस्पष्ट दिखाई देंगी। तो हम डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए हमारी आई है, और ये हमारा लेंस है। दूर से चीज़ें आ रही हैं, तो दूर से जो रेज आएंगी वो इस तरीके से आएंगी। तो इस तरीके से हम इसमें भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा रेटिना था, रेटिना से आगे बना है हमारा प्रतिबिंब। निकट से हम याद रख सकते हैं प्रतिबिंब रेटिना से आगे, रेटिना के नज़दीक, रेटिना के निकट बना हुआ है। या फिर लेंस के नज़दीक है और इसमें लेंस लेंगे तो सही रहेगा। रेटिना से दूर भी है, यहाँ पास भी हो सकता है, लेकिन लेंस से दूर, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो है वो लेंस से दूर बनेगा, और निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनेगा वो लेंस के नज़दीक बनेगा। तो अब इसका उपाय क्या है कि ये और थोड़ी विस्तृत हों, जो हमारी रेज आई थी ये थोड़ी और विस्तृत हों और ये जाके यहाँ पर बने। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक लेंस लगाना होगा। उस लेंस का नाम है कॉनकेव लेंस। अब देखिए, यहां से जो वस्तुएं आएंगी दूर की, थोड़ा गलती से मेरे एक साथ सीधा चला गया था, ये यहाँ से हो जाती है और ये यहाँ से। तो इस तरीके से रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब बन चुका है। किस लेंस के माध्यम से? कॉनकेव लेंस के माध्यम से हमने हमारी आंखों को सही कर लिया है। तो आप बताइए, आप में से कौन कौन कॉनकेव लेंस यूज करता है और कौन कॉन्वेक्स लेंस? मेरी मायोपिया डिजीज है, मुझे दूर का दिखाई नहीं देता अच्छे से, और मेरी एक फ्रेंड है उसे नज़दीक का दिखाई नहीं देता, उसे हाइपरमेट्रोपिया है और मुझे मायोपिया है। हमने ये तो देख लिया कि निकट दृष्टि दोष में हमें दिखाई कहाँ का देता है, कहाँ का नहीं। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसका उपाय हमने देख लिया। लेकिन ऐसा होता क्यों है? हमारा रेटिना यहाँ पर भी हो सकता था, क्या पता हो हमारी आई बॉल बड़ी हो गई हो। तो कारण इसका आई बॉल का बड़ा होना।
दूसरा इस लेंस पर रिफ्लेक्ट करता है। हमारा जो लेंस है ये काफ़ी मोटा दिखाई दे रहा है आपको। देखिए, एक तो हमारी आईबॉल है ये काफ़ी बड़ी है और लेंस जो है ये ज़्यादा कॉनकेव है, यानी ये उत्तल होने के कारण हमें निकट दृष्टि दोष हो जाता है, लेंस के उत्तल होने के कारण। तो ये 2 डिजीज हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारी जो नेक्स्ट डिजीज आती है वो है दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य रोग, यानी कि इस रोग में जो हमारा लेंस और जो हमारा कॉर्निया है ये दोनों आयताकार हो जाएंगे, ट्रायंगुलर शेप के हो जाएंगे। इस तरीके से आयताकार शेप के होने के कारण प्रतिबिंब जो है वो एक जगह फोकसित नहीं हो पाएगा। इससे जो रेज आएंगी वो काफ़ी दूर दूर हो जाएंगी, अलग अलग दिशाओं में जाएंगी। तो एक जो रेज आई है, किरणें एक सेंटर पर नहीं पड़ती हैं और इस कारण हमें धुंधला दिखाई देता है और अस्पष्ट दिखाई देता है। इसका उपाय करने के लिए हमें सिलेंड्रिकल लेंस यानी कि बेलनाकार लेंस का यूज करना होगा। नेक्स्ट हमारी डिजीज आती है रंग अंधता रोग, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? ये एक आनुवांशिक रोग है, यानी कि अगर आपकी पिता के ये रोग है तो आपके भी ये रोग होगा। और ये रोग पुरुषों में होता है। पुरुषों में क्यों होता है? महिलाएं सिर्फ रोग वाहक का काम करती हैं, मतलब ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का काम करती हैं। रोग वाहक कौन है? महिलाएं। सॉरी। और रोगी कौन होंगे? सिर्फ पुरुष। अब इस रोग में होगा क्या? इस रोग में उन्हें लाल और हरे में कोई फर्क नहीं पता चलता। रेड एंड ग्रीन, कि कौन सा रेड कलर है और कौन सा ग्रीन कलर है। ऐसे लोगों को ना ड्राइविंग करने नहीं दी जाती। देखिए क्यों? क्योंकि हमारी जो ट्रैफिक लाइट होती है उसमें 3 लाइट्स होती हैं। 3 लाइट्स कौन कौन सी? रेड, ग्रीन एंड येलो। तो जब उन्हें रेड और ग्रीन के बारे में नहीं पता कि कौन सा रेड है कौन सा ग्रीन है, वो रेड को ग्रीन और ग्रीन को रेड समझ के चलते हैं। तो जैसे ही वहां रेड लाइट जली उन्हें ग्रीन दिखाई देगी और वो अपनी गाड़ी ले जाएंगे और वहां एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस कारण से ऐसे लोगों को ना ड्राइविंग करने नहीं दी जाती है। और ये होता है एक्स गुणसूत्र पर एक अप्रभावी युग्म विकल्पी के कारण। एक्स क्रोमोसोम या गुणसूत्र जिसे कहते हैं, उस पर एक अप्रभावी युग्म विकल्पी होगा। इसके कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हमारी डिजीज आती है, नंबर 5 आता है मोतियाबिंद। आज हर कोई मोतियाबिंद के बारे में परिचित है। अगर आप कभी हॉस्पिटल गए हो, आई हॉस्पिटल में, तो काफ़ी ज़्यादा मरीज होते हैं बूढ़े लोग जो मोतियाबिंद से ग्रसित होते हैं। इस रोग को कैटरैक्ट भी कहा जाता है। मोतियाबिंद ये जो रोग है ये ओल्ड एज स्टेट में होता है, यानी वृद्धावस्था में होता है। इसमें जो हमारा लेंस होगा, यानी जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा लेंस, हमारे लेंस में लचीलापन नहीं होगा। और जो लेंस है वो काफ़ी ज़्यादा सघन और भूरा और चपटा हो जाएगा। मतलब हमारे
लेंस के अंदर एक वाइट वाइट सी परत जमने लग जाती है, जिससे हमें धुंधला दिखाई देता है। अगर हमने इसका इलाज नहीं करवाया तो वो बढ़ता चला जाएगा और काले मोतियाबिंद में बदल जाएगा। काले मोतियाबिंद का कोई इलाज नहीं है। अगर हमने मोतियाबिंद की समय रहते हुए जांच करवा ली तो उसे हटा दिया जाता है, उस लेंस को। देखिए क्या होगा, हमारे लेंस में वाइट वाइट बन जाता है। अगर हमने इसे स्टार्टिंग में ही देख लिया कि इसे हटाना है तो उसमें सर्जरी के द्वारा लेंस को निकाल देंगे और हमें और दूसरा ग्लास दे देंगे, यानी चश्मा दे देंगे। लेकिन अगर हमने इसे नहीं देखा तो ये वाइट वाइट बढ़ता जाएगा और पूरे लेंस पर एक कवर बना लेगा वाइट लेयर, जिससे हमें कुछ दिखाई नहीं देने वाला। तो लास्ट में ऐसी स्टेज आएगी जब हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। तो इससे पहले हमें इसका इलाज करवा लेना चाहिए। इसे कहते हैं मोतियाबिंद। आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।